है और इसीलिए एग्रीकल्चरल वेलफेयर, फार्मर्स वेलफेयर, एग्रीकल्चरल सिक्योरिटी भारत सरकार के लिए हमेशा से एक प्राथमिकता रही है। इसी दिशा में हमने देखा कि इस साल बजट में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण एक मेजर अनाउंसमेंट करती हैं। वो कहती हैं कि अब भारत में कृषि के क्षेत्र में अब हम टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे, हम ऐसे प्रोग्राम लेके आएंगे। और उसी क्रम में हाल फिलहाल में हम देखते हैं कि भारत सरकार 7 ऐसे मेजर स्टेप्स लेता है जो एक तरीके से हमारे फार्मर्स वेलफेयर और एग्रीकल्चरल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। साथ ही हम ये भी देखते हैं कि अब भारत सरकार एक तरीके से पूरा का पूरा एफर्ट डाल रहा है कि हम अब एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बिग डेटा, एनालिटिक्स, एआई, इन सारों का उपयोग करके एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी को और बेहतर कर सकें। नमस्कार, हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम है भुवन अपूर्व झा और आज इस डिस्कशन में हम चर्चा करेंगे द डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन जो भारत सरकार ने रिसेंटली नोटिफाई किया है। तो चलिए समझते हैं क्या है डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन और क्यों यह महत्वपूर्ण है हमारे इंडियन एग्रीकल्चरिस्ट्स, इंडियन फार्मर्स के लिए। सबसे पहले फ्रेंड्स समझते हैं कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। देखिए, अगर हम डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन की बात करें तो वो डीपीआई के ऊपर बेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे देश में हम देखते हैं कि आधार या यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूपीआई, ये एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो अपने अपना रोल प्ले करते हैं। सिमिलरली भारत सरकार अब एग्रीकल्चर क्षेत्र में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू एक चेंज लाने की कोशिश कर रहा है। राइट, तो सबसे पहले देखते हैं कि ये डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन क्या है, कि हम इसमें टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे ताकि हम फार्मर्स का प्रोडक्टिविटी, उनका एफिशिएंसी, वो सारा कुछ बढ़ा सकें। अगर हम डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन की बात करें तो वो 2 पहलुओं हैं उसके 2 सीढ़ी पे वो खड़ा है। क्या है वो? पहला है हमारा एग्री स्टैक और दूसरा है कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। साथ ही हम देखते हैं कि इस एग्रीकल्चरल मिशन में अब सॉइल प्रोफाइल, सॉइल मैपिंग को लेके बहुत ज्यादा एफर्ट्स लिए जाएंगे। आखिरकार क्यों, वो भी हम समझेंगे इस डिस्कशन में। तो पहले फ्रेंड्स नजर डालते हैं कि ये एग्री स्टैक आखिरकार है चीज क्या। उसके बाद समझेंगे कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम और उसके बाद इस एग्रीकल्चरल मिशन का ऑल इन ऑल इंपैक्ट क्या होगा, उसको समझने की भी आवश्यकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं एग्री स्टैक क्या है। जैसा मैंने आपको बताया, इट इज अ फार्मर सेंट्रिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसा आधार या यूपीआई है, एकदम सिमिलर मॉडल पे इसको बेस किया गया है। साथ ही आप देखते हैं कि ये जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, जो एक आधार या यूपीआई जैसा एक मॉडल बनाया जाएगा, ये स्टेट टू स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट्स या यूनियन टेरिटरी के गवर्नमेंट्स बनाएंगे। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें एक 3 फाउंडेशनल रजिस्ट्री या डेटाबेस है। 3 ऐसे इसके डेटाबेस हैं जो एग्री स्टैक में इंक्लूडेड होंगे। जैसे हमारा आधार में हमारा एक आधार आईडी होता है, एक आधार नंबर होता है, सिमिलरली किसी कृषक को या किसी फार्मर को भी एक आईडी क्रिएट किया जाएगा जिसे हम कह रहे हैं द फार्मर्स रजिस्ट्री। इसमें एक डिजिटल आइडेंटिटी होगी एक फार्मर की और जिससे आपका वो स्टेट का डेटा के साथ लिंक किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका फील्ड कहां पे है, किस तालुक में है, किस जिला में है, किस क्षेत्र में है। राइट, ऑल ऑफ दैट विल बी रिकॉर्डेड। लैंड रिकॉर्ड्स के साथ उसको लिंक किया जाएगा, लाइव स्टॉक ओनरशिप के साथ, किस तरह के क्रॉप्स आप ग्रो करते हैं, कौन सा धान, क्या चीज उगाते हैं अपने फील्ड पे, वो सारा लोकल लेवल डेटा आपके अपने आईडी के साथ लिंक्ड होगा। सिमिलरली दूसरा आपको होगा एक क्रॉप जोन रजिस्ट्री, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। जब आज हम देश में पर ड्रॉप मोर क्रॉप, जब वाटर एफिशिएंसी की बात करते हैं, या पर फील्ड मोर यील्ड, जहां पे हम लैंड से एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो उन सब में सबसे पहला जो फैक्टर उभर के आता है वो है कि जो कृषक है वो क्या चीज उगा रहे हैं। इसीलिए जो क्रॉप जोन है वो बड़ा मैटर करता है, ताकि आप साइंटिफिकली एक तरीके से गाइड कर पाएं कि आपके सॉइल के कंडीशंस के अकॉर्डिंग, आपके वेदर, क्लाइमेट, रेनफॉल के अकॉर्डिंग आप वो चीज उगाइए जो आपके लिए सबसे बेनिफिशियल हो। तो यहां पे हम एक तरीके से पूरा का पूरा जो टेक्नोलॉजी है उसको साइंस के साथ मिक्स करते हुए फाइनली एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी और वाटर यूज एफिशिएंसी को बढ़ाने की पहल कर रहे हैं।
थर्ड आप देखते हैं कि इसमें जियो रेफरेंस्ड विलेज मैप्स है, क्योंकि आपके लैंड रिकॉर्ड्स के साथ इसको लिंक किया जाएगा तो एक तरीके से लैंड सर्वे भी किया जाएगा। कहां कहां आपके एग्रीकल्चरल फील्ड्स हैं, कितने हेक्टेयर के हैं, उनका एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट्स क्या है, ऑल ऑफ दैट विल बी अ पार्ट ऑफ द जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, जीआईएस सिस्टम्स, जीआईएस मैपिंग इसी को कहा जाता है। तो ये है एग्री स्टैक फ्रेंड्स। ओके, जब हमने ये समझ लिया, अब ये समझने की आवश्यकता है कि इसकी पहल ऑलरेडी हो चुकी है। आज के टाइम पे 6 स्टेट्स में इसका ट्रायल रन चल रहा है फ्रेंड्स। क्या क्या है वो 6 स्टेट्स? आपका यूपी, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। यहां पे कुछ कुछ जिलों में, फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं फर्रुखाबाद, गंगानगर, इन सब जिलों में ऑलरेडी ये ट्रायल मोड पे चल रहा है और अब इसे देश भर में लागू किया जाएगा। और ये एम किया गया है कि अगले 2 से 3 साल तक देश के जितने 11 करोड़ फार्मर्स या एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है हमारी, उन सबको हम हमारे एग्री स्टैक का एक पार्ट बना देंगे। ठीक है, उनको एक डिजिटल आइडेंटिटी दे जाएगी, ये सारा मैपिंग, रेफरेंस, सब कुछ काम कर दिया जाएगा। अब बढ़ चलते हैं हमारा सेकंड पिलर की तरफ, और वो है द कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम। तो फ्रेंड्स, हमने जो भी इंफॉर्मेशन रिमोट सेंसिंग के थ्रू निकाला, चाहे वो क्रॉप का हो, सॉइल का हो, वेदर का हो, वाटर रिसोर्स का हो, उन सब को अब हम लिंक करेंगे सॉइल प्रोफाइल के साथ। क्योंकि फ्रेंड्स, हमारा एंड एम क्या है यहां पर? जैसे जैसे अब ये बात को समझने की आवश्यकता है फ्रेंड्स, कि जैसे जैसे जलवायु परिवर्तन और इसके इफेक्ट्स ज्यादा विजिबल होते जाएंगे, वैसे वैसे भारत जैसे कृषि प्रधान देश को अब एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी में ऑप्टिमाइजेशन लाने की जरूरत है। यानी कि आपका जो भी लैंड है उसके फुल एफिशिएंसी के अनुसार वो क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए, क्रॉप का यील्ड आना चाहिए। उसके लिए आप साइंटिफिक मैनेजमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पेस्ट कंट्रोल हो, आप चाहते हैं कि फर्टिलाइजर में ऑप्टिमम एफिशिएंसी लाया जाए, पानी की अवेलेबिलिटी में ऑप्टिमम एफिशिएंसी लाया जाए, है कि नहीं? आपका रेनफॉल, आपका वेदर पैटर्न्स के अनुसार आप क्लाइमेट क्रॉप्स ग्रो कर रहे हैं। तो इन सारा चीज को एक साथ एक सूत्र में बांधने के लिए ये डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन काफी की होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा एग्री स्टैक में, जैसे मैंने आपको बताया, 3 कंपोनेंट्स, फार्मर रजिस्ट्री, लैंड मैप्स रजिस्ट्री और क्रॉप्स जोन रजिस्ट्री। सिमिलरली कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में डेटा, उसके बाद आपका ड्रॉट फ्लड मॉनिटरिंग, वेदर मैपिंग, ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी, क्रॉप यील्ड, इंश्योरेंस, ये सारा कुछ लिंक किया जा रहा है। एंड गोल समझते हैं फ्रेंड्स, क्या है कि हमें एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी बढ़ाना है। मोर क्रॉप पर ड्रॉप, मोर यील्ड पर फील्ड, हमें यह करने की आवश्यकता है। इसीलिए हम टेक्नोलॉजी को, साइंस को साथ में ला रहे हैं एग्रीकल्चर के। अब ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि इस मिशन के अंतर्गत और भी काफी कुछ प्लान किया गया है, पर इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये डिजिटल क्रॉप एस्टिमेशन, जिसे हम कह रहे हैं द डिजिटल जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे। इससे क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि आपके कंट्री के फूड सिक्योरिटी की तरफ भी आप एक कदम उठा रहे हैं। अगर आप क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्रॉप एफिशिएंसी को ठीक तरीके से मेजर कर सकते हैं, तो आप सप्लाई चेन, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ जो सप्लाई दे रहा है फील्ड को, पर उसके बाद जो प्रोड्यूसर और कंज्यूमर का तालमेल है, उसमें भी हमें बैलेंस करने में आसानी होगी। तो ये जो 7 स्टेप्स भारत सरकार ने लिए हैं फ्रेंड्स, ये गेम चेंजर साबित होंगे अगर इन्हें प्रॉपरली अप्लाई किया गया इन सो फार एज एग्रीकल्चरल एफिशिएंसी इन इंडिया इज कंसर्न्ड। आगे बढ़ा जाए और अब हम देखते हैं फ्रेंड्स हमारा इंपैक्ट इसका क्या क्या होगा। सबसे पहला, सबसे मेजर इंपैक्ट, क्योंकि अब एग्रीकल्चर में एफिशिएंसी आएगी, सबसे पहला जो आप देखते हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इसमें क्रिएट होगा फ्रेंड्स। क्योंकि आपको इतना एग्रीकल्चरल लैंड का मैपिंग करना है, सर्वे करना है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे कृषि सखीज का भी एम्प्लॉयमेंट इससे गारंटी होगा। जो सारे लोग जाके ये सारे काम को करेंगे, जो मैपिंग और सर्वेइंग का काम है। सिमिलरली आप देखते हैं कि इसमें इजी एक्सेस ऑफ बेनिफिट्स एंड सर्विसेज बाय फार्मर्स है, क्योंकि अब सारी चीजें ऑनलाइन है, डिजिटल माध्यम से आप जुड़ रहे हैं सरकार के साथ। तो जो समय जाया करता है एक कृषक जाके लोकल बीडीओ ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में या जहां पे भी उनके ऑफिस में जाके जो भी कागज पान का काम करना है, वो सारा कुछ अब ऑनलाइन शिफ्ट कर दिया गया है। इसीलिए उनका काम में भी अब उनको एफिशिएंसी मिलेगा, टाइम बचेगा उनका। साथ ही साथ आप देखते हैं क्योंकि आप करेक्ट एस्टिमेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन कर पा रहे हैं, तो आपका यील्ड प्रोडक्शन बेटर होगा, सप्लाई चेन ऑप्टिमाइजेशन बेटर होगा,
एक्सेस टू क्रेडिट या क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ अ फार्मर भी हम बेटर अब एस्टिमेट कर पाएंगे। एंड फाइनली सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ यह भारत का एक महत्वपूर्ण कदम होगा फ्रेंड्स। ऐसा समझिए कि एजेंडा 2030 के अंदर जहां पे हमें क्रॉप्स एग्रीकल्चर में भी सस्टेनेबिलिटी लानी है, जहां पे हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को अब भारत सरकार बढ़ावा देता है, हॉर्टिकल्चर को बढ़ावा देता है, वो सबको अगर हम कंसिडर करें तो ये जो एग्रीकल्चरल मिशन भारत सरकार ने प्रपोज किया है ये हमें काफी मल्टीपल बेनिफिट्स देगा इन द लॉन्ग रन। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि यह था पहला स्टेप डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन जो अभी रिसेंटली बताया गया, जिसके बारे में मैं आपसे अभी चर्चा कर रहा था। कुछ और स्टेप्स लिए गए हैं जिन पे हम जल्दी से नजर दौड़ा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नॉलेज क्रिएशन और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भारत सरकार अब एग्रीकल्चरल एजुकेशन, मैनेजमेंट और सोशल साइंसेस पे भी पहल दे रहा है। तो आप देख रहे हैं इट विल प्रिपेयर एग्रीकल्चरल स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स फॉर करंट चैलेंजेस, क्योंकि हमें एक नॉलेज बेस भी चाहिए फ्रेंड्स। सिर्फ एग्रीकल्चरिस्ट या कृषक समाज अकेले शायद हमारे भारत का फूड सिक्योरिटी ना गारंटी कर पाए, उसे चाहिए इन्फॉर्म्ड नॉलेज, उसे चाहिए रिसर्च बैक्ड एविडेंस। तो ये रिसर्च आएगा कहां से? जब आपके पास रिसर्चर्स होंगे। इसीलिए भारत सरकार अब रिसर्च अपना इन ग्रोन, होम ग्रोन पोटेंशियल पे भी अब फोकस कर रहा है, ताकि हमारे पास बेस्ट ऑफ माइंड्स रहें जब हम एग्रीकल्चरल साइंस की बात करते हैं। सिमिलरली आप देखेंगे दैट द फोकस हैज आल्सो गॉन ऑन सस्टेनेबल लाइवस्टॉक हेल्थ एंड प्रोडक्शन, क्योंकि आप डाइवर्सिफिकेशन पे भी आप ध्यान देना चाहते हैं। जिन एरियाज में फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि आपका क्रॉप प्रोडक्शन वायबल नहीं है, वहां पे आप चाहेंगे कि मिक्स्ड फार्मिंग करें, लोग डिफरेंट तरीके के क्रॉप्स डाइवर्सिफाई करें, हॉर्टिकल्चर करें, डेयरी फार्मिंग करें, एपियरी, बी कीपिंग करें, फिशिंग में इन्वॉल्व हो, ताकि आपका कृषक समाज को आप रेजिलियंट बना सकें। एंड गोल क्या है कि रेजिलियंस हमें बढ़ाना है अपने फार्मर कम्युनिटी में एंड देयरफॉर भारत के फूड सिक्योरिटी में। सिमिलरली जस्ट गो फॉरवर्ड, आप देखेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, जो मैं आपको कह रहा था अभी, कि ना सिर्फ हम फूड क्रॉप्स और कैश क्रॉप्स पे फोकस करें, पर हम लार्जर सबसेट को भी अब हम डील करें। फॉर एग्जांपल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, कैश्यू, प्लांटेशंस, इन सब पे भी अब हमारे फार्मर्स को हम पुश देंगे अगर हम उनको साइंटिफिक बैक्ड एविडेंस देते हैं, जो हम बेटर प्रेडिक्ट कर सकते हैं जब हम टेक्नोलॉजी को इन्वॉल्व करते हैं, इंजीनियरिंग को इन्वॉल्व करते हैं एग्रीकल्चर के साथ। लेट्स गो फॉरवर्ड, और अब फाइनली हम देखेंगे कि हमारा कृषि विज्ञान केंद्र जो एक महत्वपूर्ण कड़ी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो देश का सर्वोच्च एग्रीकल्चरल रिसर्च का एक इंस्टीट्यूशन है, बॉडी है, राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली से काफी पास में ही, पूसा में ही इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। वहां पे आप देखते हैं, अगर आप कभी पढ़े होंगे कि हर्ब रेजिस्टेंट वैरायटी, फंगिसाइड रेजिस्टेंट वैरायटी, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंट वैरायटी आते रहते हैं। तो दे आर गोइंग एंड डूइंग द बेस्ट ऑफ द वर्क व्हेन इट कम्स टू एग्रीकल्चरल रिसर्च। पर उस रिसर्च को हम ग्राउंड तक कैसे पहुंचाएं? ध्यान रखिएगा कि देश में करीब करीब 11 करोड़ फार्मर्स हैं, तो इसीलिए भारत में कृषि विज्ञान केंद्र का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल होता है फ्रेंड्स। ये एफिलिएटेड होते हैं अपने लोकल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के साथ, साथ ही इनका काम होता है कि एक लिंक होते हैं बिटवीन इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च न्यू दिल्ली और हमारा जो लोकल लेवल का फार्मर कम्युनिटी है, तो उसको भी अब एम्पावर किया गया है। फिलहाल के लिए लेटेस्ट सर्वे के अनुसार साल 2021 में जो सर्वे आया था उसमें देश में 725 केवीकेस हैं, कृषि विज्ञान केंद्र हैं, तो उन पे भी अब पहल डाला गया है। स्ट्रेंथनिंग के लिए इनका भी बजट बढ़ाया गया है और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पे भी अब भारत सरकार का फोकस रहेगा। तो ये था डिजिटल एग्रीकल्चरल मिशन, साथ में वो सारे रीसेंट स्टेप्स जो भारत सरकार ने लिया है फॉर द बेनिफिट ऑफ द एग्रीकल्चरल कम्युनिटी इन द कंट्री। आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा, आप समझ पाए। इफ यू डिड, प्लीज डू कंसिडर लीविंग अ लाइक एंड अ कमेंट, वी वुड ग्रेटली अप्रिशिएट दैट फ्रेंड्स। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के लाइक्स हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं, सो प्लीज डू नॉट होल्ड बैक, लेट अस नो व्हाट यू थिंक इन द कमेंट बॉक्स बिलो। चलिए फ्रेंड्स, इस पूरे डिस्कशन का पीडीएफ मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, दैट गोज बाय द नेम ऑफ भुवन स्टडी IQ। अगर आप सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, इट इज माय एडवाइस कि आप इस टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े। यहाँ पे टाइम टू टाइम आपके लिए मैं क्वेश्चंस, पीडीएफ्स, वैल्यू एडेड मटेरियल के लिए बहुत ही अच्छा सोर्स है। तो भुवन स्टडी IQ के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। इस डिस्कशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी कॉमेंट हो, कोई भी फीडबैक हो, आप हमें बताएं या तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में, या जुड़िए सीधे मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, नाम है भुवन स्टडी IQ, राइट। और जाने से पहले फ्रेंड्स देखिए,
5 तारीख टीचर्स डे। अगर आप सिविल सर्विसेज 2025-26 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑप्शनल आपके लिए एक इंपॉर्टेंट फोकस एरिया रहना चाहिए। और इसीलिए जो सारे स्टूडेंट्स ज्योग्राफी ऑप्शनल लेके बढ़ने के लिए इच्छुक हैं उनके लिए एक मेजर अनाउंसमेंट है फ्रेंड्स। ज्योग्राफी ऑप्शनल का स्टडी आईक्यू का अगला बैच द मेगा लॉन्च 5 तारीख टीचर्स डे को प्लान किया गया है। ऑब्वियसली ऑप्शनल के टीचर होऊंगा मैं, भुवन अपूर्व झा, स्टडी आईक्यू की तरफ से। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं जल्दी से जाएं स्टडी आईक्यू के वेबसाइट और साइन अप करिए इस ज्योग्राफी बैच के लिए, जहां पे हमारा फोकस रहेगा 3 चीजों पे फ्रेंड्स। अगर मैं जल्दी से आपको बतला दूं, सबसे पहला हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहने चाहिए। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ज्योग्राफी में बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 2, हम फोकस करेंगे क्लास में नोट मेकिंग के ऊपर। एक्टिवली नोट मेकिंग हम क्लास में अटेम्प्ट करेंगे, जहां तक हो सके डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स को फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, मैप्स के थ्रू हमें ब्रेक डाउन करना है। एंड फोकस एरिया नंबर 3, हम फोकस करेंगे आंसर राइटिंग पे। इसीलिए फ्रेंड्स इस बैच के अंदर जब आप साइन अप करते हैं तो आपको आंसर राइटिंग का जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। साथ में एनसीईआरटीज भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है जब स्टडी आईक्यू के प्रतिज्ञा बैच के अंदर आप जुड़ते हैं हमारे ज्योग्राफी ऑप्शनल बैच के साथ, जो शुरू हो रहा है 5 तारीख से। तो स्टडी आईक्यू के वेबसाइट या ऐप पे जाएं और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए फ्रेंड्स आप मेरा कोड यूज करिएगा BALIVE। इससे आप देखेंगे कि आपको मेजर डिस्काउंट मिलेगा इन दी फाइनल कोर्स फी। फाइनली जो सारे स्टूडेंट्स 2026 या 2027 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आप अभी स्कूल कॉलेज में हैं या फिर जस्ट ग्रेजुएट किए हैं और अभी भी अनश्योर हैं कि हम कैसे बढ़ें यूपीएससी के प्रिपरेशन में, क्या रिसोर्सेज होने चाहिए, पढ़ना कैसे है, नोट्स कैसे बनाने हैं, ऑप्शनल कैसे चूज करना है, ऐसे राइटिंग कब से अटेम्प्ट करना है, सीसैट कब से पढ़ना है, कौन सा किताब रिलेवेंट है, कौन सा किताब नहीं है। किसी भी फ्रेशर के लिए बहुत सारे सवाल, बहुत सारे प्रश्न रहते हैं जब भी वो पढ़ाई के क्रम में निकल पड़ते हैं। तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है फ्रेंड्स? एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ, एक स्ट्रैटेजी, एक डिसिप्लिन ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आप जुड़िए स्टडी आईक्यू के प्रतिज्ञा प्लस बैचेस के साथ, चाहे वो 2026 के लिए हो या 2027 के लिए हो। एक सिलसिलेवार तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से पढ़ना है, जहां पे पहले आप काम करेंगे अपने फंडामेंटल्स पे, बेसिक्स पे, उसके बाद एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्विंग, आंसर राइटिंग, ओपिनियन मेकिंग, एनालिसिस फॉर्मिंग। बहुत काम है इस सिविल सर्विस के प्रिपरेशन में, एक स्टेज वाइज आपको बढ़ना है। इसीलिए किसी भी फ्रेशर से मेरा ये रिक्वेस्ट है, गेट कनेक्टेड विद स्टडी आईक्यूज बैचेस और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए प्लीज यूज द कोड BALIVE ऑन द स्टडी आईक्यूज ऐप या वेबसाइट। तो फ्रेंड्स, जाने से पहले आप स्टडी आईक्यू के ऐप से कोई भी किताब ले रहे हैं, कोई टेस्ट सीरीज, कोई ऑप्शनल के लिए साइन अप कर रहे हैं, सीसैट बैचेस के लिए बुक्स ले रहे हैं, मैक्सिमम डिस्काउंट आप प्राप्त कर सकते हैं अपने लिए जब आप यूज करेंगे कोड BALIVE। आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा। मैं मिलूंगा बहुत जल्द आपको मेरे अगले प्रेजेंटेशन के साथ।